हम लोग बेटा अब स्टार्ट करेंगे अपनी। बस अल्लाह ने बचत कर दी है। अच्छा बच्चे, अब आप लोगों ने डिमैस रूल का तो पता होगा ना आप लोगों को, क्या होता है बेसिकली। इसके ऊपर भी आपके सीएसएस के मेन एग्जाम में और आपके जो है वो जो एमपीटी है इसके ऊपर सवाल जो है एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो क्विकली काफी बच्चों को पता होगा, बट ये जरूरी है कि ये आपके जैसे हम तरतीब से सवाल कर रहे हैं तो उसमें जो है वो ये भी डिस्कस हो जाए। तो बेसिकली एक्चुअली बॉड मास रूल जो है वो इसको कहा जाता है। ये बेसिकली एब्रीवेशन है। बी से आप रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स को, और ओ से आप ऑर्डर, या हम इसको जिसको हम पावर बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डी से डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन को। ए से एडिशन को। एंड लास्टली एस से सब्ट्रैक्शन को। बेसिकली ये जो रूल है ये क्या बताता है आपको, ये रूल आपको बताता है एक सीक्वेंस कि आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस सीक्वेंस में जो है वो सॉल्व करने हैं, किस सीक्वेंस के साथ, किस तरतीब के साथ आपने जो है वो इनको परफॉर्म करना है। कि अगर ब्रैकेट्स, ऑर्डर और डिवीजन आपके सवाल के अंदर है तो इनमें सबसे पहले जो है वो आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर को और फिर डिवीजन को। अगर ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो सबसे पहले ऑर्डर को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को एंड लास्टली एडिशन को। और अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में जो है वो हम सब्ट्रैक्शन का जो है वो जो ऑपरेशन है उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली ये हमें एक सीक्वेंस के बारे में बताता है कि हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को किस सीक्वेंस के साथ लेकर जो है वो चलते हैं। उसके बारे में हमें जो है वो हमारा ये वॉट मास रूल जो है वो ये बताता है। अब हम इसके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। पहला एक सवाल मैं अटेम्प्ट करूंगा और बाकी जो है वो फिर आप लोगों ने करने। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है बेटा आप लोगों को? नहीं बेटा, राबिया आप अपनी कनेक्शन को देखें। सिर्फ आपको आवाज जो है वो खराब आ रही है। एक एग्जाम्पल हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसमें सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 3 + 10 = 30। ये आपका आंसर है। एक और कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बॉड मास रूल के तहत सबसे पहले जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वो क्या होगी? 5 × 2 10। 3 + 10 - 6। अब क्या होगा? अब हम एडिशन करेंगे तो 3 और 10 कितना हो गया आपका? 13। 13 - 6। अब आखिर में माइनस का ऑपरेशन होता है, तो 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। 7 इज योर आंसर। 10 और 3 ये पहले इनको ऐड किया जाएगा क्योंकि एडिशन का जो प्रोसेस है वो पहले होता है। एक सवाल और करें आप लोग। 3 + 5 × 2 - 6 / 3। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या आंसर है? इसमें किसी का 17 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है।
अवाम की राय जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही। पहले कौन सा ऑपरेशन होगा इसमें? सबसे पहले इसमें होगा आपका डिवीजन का, 3+5 × 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब कौन सा ऑपरेशन होगा? अब होगा मल्टीप्लीकेशन का। तो क्या होगा? 3+10 - 2। अब क्या होगा? अब होगा एडिशन का। 10+3 कितना हो जाएगा आपका? 13 - 2, और ये आपका बन जाएगा 11। सो राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो जिन लोगों का 11 आया, प्लीज रेज योर हैंड्स। इसका आंसर क्या होगा बेटा इस सवाल का? इसका आंसर आपका 14 आ रहा है। 14 जो है वो आपका आंसर आ रहा है, राइट। इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में कोई भी ऑपरेशन हो, आपने सबसे पहले जो वो वाला ऑपरेशन है उसको सॉल्व करना है। तो वो क्या हो जाएगा? 3+5 8 × 2 -6/3। अब आपने डिवीजन को पहले करना है। 8 × 2 -2, तो 8 × 2 16, 16 - 2 आपका क्या आ जाएगा? 14। एक सवाल बेटा और करें। इसका क्या आंसर होगा? According to BODMAS rule, what will be the answer of this part of the question? जितने लोगों का जितने लोगों का आंसर 12 है, प्लीज रेज योर हैंड्स। इसका राइट आंसर बेटा 12 है, ठीक है। 12 इज द राइट आंसर। और ये कैसे आएगा? सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? ब्रैकेट में माइनस का ऑपरेशन हो रहा है। 8 - 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब आप डिवीजन को पहले करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12। एक आखिरी सवाल और उसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का जो है वो क्या आंसर होगा? जिन लोगों का 9 आंसर आ रहा है, जिन लोगों का 9 आंसर आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स। शाबाश, 9 इज द राइट आंसर।
इसका राइट आंसर जो है वो 9 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 18/6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, और 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 × 3 = 9। तो ये इस तरीके से अगर आपको बॉड मास रूल के इस तरह के कोई सवाल आ जाए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, तो सिंपली आपने इस रूल को माइंड में रखना है। और आपको क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड आपका टेस्ट है, तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको दिए नहीं जाएंगे कि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे दी जाए जो आपसे सॉल्व ना। इस रूल को माइंड में रखना है, तो आप बड़ी आसानी के साथ कोई भी सवाल जो है वो वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लें, एक छोटी सी। बेटा आप लोगों आंसर मुझे देंगे कि 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 0.002, इसका क्या आंसर होगा? एग्जाम में कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती बेटा। ये किन लोगों का ये आंसर आया है? दिस इज द राइट आंसर। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इसे विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाला सवाल है ना कि इसको कैसे बगैर कैलकुलेटर के करेंगे। नहीं बेटा, आपको अलाउ ही नहीं होता, सिवाय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग और एक आधा पेपर कोई और होता है, उसके अलावा आपको जो है वो कोई अलाउ नहीं है कैलकुलेटर का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग के पेपर के अलावा। आपने इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन है इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले बेटा आपने माइंड में रखना है, जो सिर्फ आप ये समझें कि यहाँ पर एक 4 लिखा हुआ है और एक 2 लिखा हुआ है। पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका 8। अब आप ये देखें कि 4 जो है उसके बाद, या जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कितने नंबर लिखे हैं? इसके बाद लिखे हैं 5 नंबर, और इस डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखे हैं, तो 5 + 3 8। इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर भी 8 नंबरों के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब यहां पर तो एक 8 लिखा हुआ है, बाकी 7 नंबर कहां से आएंगे? तो आप 7 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये टोटल 8 नंबर हो गए, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई इन दो नंबर्स को करना है, बाकी जो डेसिमल पॉइंट लगाना है वो आपने सिर्फ जीरो काउंट करने, यहां से देखने के यहां पर कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है और यहां पर कितने के बाद लगा हुआ है, तो वहां पर 5 के बाद, यहां पर 3 के बाद। इसका मतलब यह है कि आपने 8 नंबर्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट होगा। तो आपने क्या करना है, 8 के बाद 7 जीरो काउंट करने हैं, तो ये टोटल 8 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद अपना डेसिमल पॉइंट पुट करें और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब एक और सवाल आप लोग अटेम्प्ट करें और उसका मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। जी, इसका क्या आंसर आएगा बेटा?
वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले 9 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा, आ जाएगा 27। अब हमने देखना है यहाँ पर कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि हमारा 7 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट आएगा। 2 डिजिट तो ये हो गए, बाकी हम 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6 7, और ये जो है वो आपका आंसर हो गया 0.000027। अब एक बच्ची ने सवाल दिया था, सर इसका क्या आंसर आएगा, तो वो भी आप लोग ही बताएंगे क्या आंसर आएगा। इसका बेटा उन्होंने पूछा आंसर क्या होगा इसका, जरा बता दें आप लोग, इसका आंसर बता दें जल्दी से। हाँ जी बेटा, इसका आंसर पता कर दे मुझे। सिंपली आपने 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 72। उसके बाद आपने गिनने जी, वहां पर 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट होने चाहिए, तो 2 तो आपके पहले ही लगे हुए हैं, 4 और लगा दे, 3 4 5 और 6, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द मेथड जिसके जरिए आप डेसिमल्स को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चे कि आपने किस तरीके से डेसिमल्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज है, और एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में इसी तरीके से जो है वो आपने लेके चलना है चीजों को, बस बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए, आगे मामला जो है वो खुद ब खुद ही निकलते जाते हैं आपके। अब एक सवाल जो है वो हम लोग लिखते हैं, आपने मुझे बताना है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी, पहले बड़ी बता दें, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 2/3, 4/5, 7/9, इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होती है। 2/3, 4/5 या 7/9। इसका ना एक देखे, एवं ही 4/5, 2/3, कोई कुछ कही जा रहा है, जिसके दिल में जो आ रहा है वो वही कही जा रहा है। आप एक सिंपली एक रूल समझ लें, आपने एक तरीका समझ लें, इन तमाम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना शुरू कर दें, इनको जो है वो कंपेयर करना शुरू कर दें। पहले आप इन दोनों को कंपेयर करें, फिर इन दोनों में से जो बड़ी होगी उसको इसके साथ कंपेयर कर दें। तो हम क्या करेंगे, 2/3 और 4/5 को जो है वो कंपेयर करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर को इस वाली के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड के न्यूमरेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और जिसका आंसर बड़ा आएगा वो आपकी फ्रैक्शन बड़ी होगी। मिसाल के तौर पे इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 10, इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 12। इसका मतलब ये है कि सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने में बड़ा आंसर आया, तो इसका मतलब है ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। अब 4/5 और 7/9 का कंपैरिजन कर लें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से, ये हो जाएगा 9 × 4 36, 7 × 5 35। इसका मतलब ये है कि 4/5 का आंसर जो है वो बड़ा आया, तो 4/5 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। 4/5 जो है वो आपकी बड़ी फ्रैक्शन होगी। सिंपली आपने क्या करना है कि जिन दो फ्रैक्शंस को आप कंपेयर करते हैं,
जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जैसे ये लिखा हुआ है 4/5, तो 4 आपका न्यूमिनेटर है, 5 आपका डिनोमिनेटर है। दूसरी फ्रैक्शन होगी 7/9, तो ये आपका न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी, तो जो पहली फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर दूसरे की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्या आंसर आएगा? 36, ये एक हो गया। दूसरे का न्यूमिनेटर पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 35। इसका मतलब ये है कि पहले वाले के न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आता है। इट मींस वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी फ्रैक्शन है। एक एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप जरा इसको सॉल्व करें, तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये पता चल जाएगा। इन तीनों में से बड़ी कौन सी है? 4/6, 3/7 या 8/9? मेरे ख्याल में 8/9 जो है वो बड़ी है, उसका आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है। बाकी आप लोग हैंड रेज कर दें अगर आप लोगों को लगता है कि 8/9 जो है वो सबसे बड़ी है। बच्चे तमाम लोग अपने कैमरास ऑफ कर दें, इस तरह से स्क्रीन पे डिस्टरबेंस होती है। इन तीनों में से बड़ी कौन सी है? 3/5, 9/2 एंड 4/6। 9/2 जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है आपकी। 9/2 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। तो ये मेथड आपको समझ आ गया है कि अगर हमें ये देखना पड़े कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। चले जी, गुड हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है एक सवाल आपके सामने, इसको मैं जरा ड्रा करूंगा सवाल को। स्लाइड मुझे दूसरी। इसका आंसर क्या है? जिसका आंसर क्या होगा? बेटा ये 141 नहीं लिखा हुआ, ये बार लगे हुए, ये दो बार्स हैं। बार्स के अंदर -4 लिखा हुआ है, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 कितनी होती है? -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 4 ही होती है। अगर कोई बार्स के अंदर कोई माइनस होगा, कोई नेगेटिव में वैल्यू होगी, तो जब हम बार्स को खत्म करेंगे यानी तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस हो जाएगी। अगर कोई बार्स के अंदर नंबर जो है वो प्लस होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही रहेगी। तो बार को खत्म करेंगे तो 4 + 4 ही रहेगा, -4 + 4। अब हम डीमैथ्स रूल के हिसाब से करें तो 4 × 4 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12, -4 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 इज द राइट आंसर। आपने सबसे पहले इन एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी, +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही रहेगी। उसके बाद आपको पता है कि डीमैथ्स रूल के तहत पहले एडिशन होती है और फिर जो है वो सब्ट्रैक्शन होती है। तो आपने उसके हिसाब से जो है वो इनको, ये भी +4 है, ये भी +4 और ये भी +4 है, तो इन तीनों को ऐड किया 12 बन गए, फिर -4 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया 8। एक सवाल और अटेम्प्ट करें। इसका क्या आंसर होगा? बार्स 5 और -5 दोनों के साथ जो है वो बार्स लगे हुए हैं। क्यों कट होंगे इनको? आपने डीमैथ्स रूल के तहत करना है। डीमैथ्स रूल के अगर वैसे देखा तो ये कट ही होंगे, लेकिन डीमैथ्स रूल के तहत गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके तहत पहले जो है वो आपने एडिशन का प्रोसेस जो है वो करना है, एडिशन का ऑपरेशन करना है, बाद में आपने कोई और काम करना है। +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 रहेगी, -5 की +5 तो ये बाहर माइनस का साइन ही रहेगा, +3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो पहले आप क्या करेंगे? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 5 +6। अब ये 6 और ये 5 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 - 5। 11 - 5 आपका कितना होगा? 6। ये आपका आंसर है। ये प्लस का 5 है तो ये प्लस का 6 है, तो ये दोनों ऐड होंगे ना पहले। आपको टेबल ही भूल गया है। एक सवाल और मैं लिखूंगा इस तरह का, फिर आप जो है वो अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? -6 नहीं आएगा, +6 आएगा। बेटा 62 तो जिसने निकाला है ना उसने आखिरी कर दी है। इन सारी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी 63 नहीं बन सकता। 63 बनाने के लिए इंसान के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान इस तरह के सवाल का 63 आंसर नहीं निकाल सकता। इसका आंसर बच्चे 23 है। 23 इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो कितनी होगी? +4 / 2
यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 × 3 + 2। अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, +2, तो ये आपका बन जाएगा 23। 23 इज द राइट आंसर। हाँ जी, वो चेंज हो जाएगा जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा, साइन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। बेटा ये सीरीज, इन दोनों में से सीरीज कौन सी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है? एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होती है सीरीज। दोनों में से क्या, कौन सी सीरीज है और कौन सी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों ही देखने में एक जैसी लगती हैं, बट इनमें फर्क ये है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है और जो सीरीज होती है, सीरीज के अंदर हर दो नंबर के दरमियान डिफरेंस का सेम होना जरूरी नहीं है, डिफरेंस का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसके अंदर जरूरी है कि हर दो नंबर के दरमियान डिफरेंस है वो सेम होगा। 4 और 8 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 8 और 12 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 12 और 16 के दरमियान जो है वो 4 का डिफरेंस है, 16 और 20 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 20 और 24 के दरमियान 4 का डिफरेंस है। लेकिन सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता, इनके दरमियान 2 का डिफरेंस है, इनके दरमियान 3 का, इनके दरमियान 4 का, इनके दरमियान 5 और इनके दरमियान 6 का डिफरेंस है। तो जिनके दरमियान डिफरेंस कॉमन ना हो, एक खास पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा हो, तो वो आपका क्या होता है? सीरीज होता है। और जिसके अंदर डिफरेंस आ रहा हो, सेम डिफरेंस आ रहा हो, कॉमन डिफरेंस आ रहा हो, तो उनको जो है वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके ऊपर डिटेल में सवाल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी जो है वो अगर पेपर में आपको ये सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए, एक सीरीज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर बताएं, क्या होगा? एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। विच वन इज द राइट आंसर? थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म कौन सी होगी? बी जो है वो आपकी थर्ड और सेवंथ टर्म होगी। ये आपको तभी इसका सही आंसर, वैसे तो अगर आपको ना भी पता और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आप सीक्वेंस को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर थर्ड टर्म ये होगी और सेवंथ टर्म ये होगी। लेकिन अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता है तो आपको ये फौरी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि यार ये 3 है, ये 6 है, हर दो नंबर के दरमियान डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करेंगे,
आप बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 9 और 21 जो है वो थर्ड और सेवंथ टर्म से। जबकि जो सीरीज होती है उसके अंदर आपको एक लिंक फाइंड करना पड़ता है, एक रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ता है कि इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। उस ट्रेंड के हिसाब से आप जो है वो आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम जो है वो एमपीटी के पेपर में 21 जो है वो सेवंथ टर्म है। लास्ट टाइम एमपीटी के पेपर में कुछ एवरेज से रिलेटेड सवाल जो है वो उन्होंने पूछे थे और काफी सारे बच्चे जो है वो उसमें कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे। तो सबसे पहले तो आप एवरेज आपको पता है ना कि उसका फार्मूला क्या होता है? तमाम बच्चे जरा उसका बता दें, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। जो आपके नंबर्स दिए गए हैं उनका सम और उनकी तादाद पे आप डिवाइड कर दें तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, आपका जो है वो एवरेज निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6, 9, 12 एंड 15, इनकी एवरेज क्या होगी? इनकी एवरेज होगी सम ऑफ ऑल नंबर्स 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय इनकी टोटल तादाद कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर है। इसका आंसर क्या आएगा? सबको ही पता है इसका आंसर क्या आना है। इसको क्या सिंपली ऊपर वालों को ऐड करें और 5 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो आपकी एवरेज होगी। तो इसका आंसर है 9। 9 जो है वो आपकी एवरेज होगी। अब इतना आसान सवाल तो पेपर में नहीं है, हो सकता है कि आपको पेपर में दे भी दिया जाए क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, बट इतना आसान जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जो लास्ट टाइम जो सवाल पेपर में दिए गए थे वो ये थे कि कुछ एवरेज के अंदर उन्होंने मिस्टेक दी, एवरेज के अंदर जो है वो मिस्टेक दी और उस मिस्टेक को सही करने के बाद जो न्यू एवरेज होगी वो फाइंड करनी थी। फॉर एग्जांपल एक मैं आपके साथ एक सवाल डिस्कस कर लेता हूं। उसमें यह है कि एक टीचर जो है वो 100 स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स की एवरेज निकाल रहे थे। तो उसमें क्या किया कि उन्होंने गलती से 86 लिखने की बजाय एक बच्चे का स्कोर 68 लिख दिया, जिसकी वजह से एवरेज बनी 58। उनको आइडिया था कि एवरेज 58 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये 58 बनी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। अब इस गलती को कैसे उन्हें पता चल गया कि ये मैंने एक जगह पे जो है वो 86 की बजाय 68 लिख दिया है। अब या तो वो नए सिरे से दोबारा से कैलकुलेट करें या फिर एक फार्मूला लगाएं और अपनी जो है वो एवरेज को चेंज कर लें। तो वो फार्मूला क्या है, मैं आपके सामने वो फार्मूला लिख रहा हूं, आपने उसको नोट कर लेना और वही फार्मूला जो है वो आपका आंसर 2 मिनट में निकाल देगा। फार्मूला है आपका न्यू एवरेज या करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू, इसको सी ए लिख रहा हूं, सी ए स्टैंड्स फॉर करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू एम प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एन। अब आपने समझ लेना है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं एम ए बी एन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करें। एम जो है वो एवरेज होगी जो हमने मिस्टेकनली फाइंड की है। एम से आप मिस्टेकन याद रखिएगा, एम वो वैल्यू है या वो एवरेज है जो मिस्टेकनली हमसे फाइंड हो गई है। ए वो नंबर है जो एक्चुअली हमने लिखना था। ये मैं ऐसे अपनी आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि कहां पर क्या लिखना है। ए से मुराद वो नंबर जो एक्चुअली आपने लिखना था, बी से मुराद वो नंबर जो आपने ब्लंडर मार के, ब्लंडर करके गलती से लिख दिया है,
और n से मुराद वो टोटल नंबर, वो यानी कि 100 स्टूडेंट्स है, तो ये 100 स्टूडेंट्स जो है वो आपका n होगा। पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल कौन सी वैल्यू को लेगा। अब आप बड़ी आसानी के साथ इन वैल्यूज को पुट करें। m होगा 58 प्लस a कितना है 86 आपने लगाना था, माइनस b ब्लेंडेड वैल्यू आपकी होगी 68 डिवाइडेड बाय 100। 58 प्लस 0.18 आएगा, इनको ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 58.18। ये आपकी न्यू एवरेज होगी जो कि करेक्ट होके आई है। m मिस्टेकन एवरेज है, m आपकी मिस्टेकन एवरेज है, a वो एक्चुअल नंबर था जो आपने लिखना था, b वो नंबर जो आपने गलती से लिख दिया, a लिखना था बट वो लिखा नहीं, उसकी जगह पे b लिख दिया गलती से, और n जो है वो टोटल नंबर होंगे, जो भी चीज आप जिसकी एवरेज फाइंड कर रहे हैं उनकी टोटल तादाद को जो है वो शो करेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको एक और सवाल देता हूं, उसको अटेम्प्ट करें जरा। चलें जी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, आपने जो है वो उसको जरा सॉल्व करना है। 10 आइटम्स की जो है वो एवरेज, 10 आइटम्स के वेट की जो है वो एवरेज फाइंड की जा रही है, तो वो निकली 80। इनकी एवरेज निकली 80। अब एवरेज आनी चाहिए थी थोड़ी सी कम, ये 80 आया तो पर्सन को फील हुआ कि यार एवरेज में कोई ना कोई वैल्यू गलत पुट हो गई है, तो उसने देखा कि एक जगह पर उसने 50 लिखना था बट गलती से उसने 60 लिख दिया। अब वो उसको रेक्टिफाई करके नई एवरेज निकालना चाहता है, तो आप बताएं न्यू एवरेज क्या होगी। एक्चुअल वैल्यू 50 लिखनी थी, गलती से उसने 60 लिख दी, तभी एवरेज जो है वो बढ़ के 80 हुई। अब वो दोबारा से रेक्टिफाई करेगा, उस जगह पर 60 की जगह 50 लिखेगा, तो नई एवरेज जो है वो क्या आएगी, वो आप जरा बता दें। फार्मूला आपके सामने है। 81 कैसे आ सकता है, एवरेज कम आनी है, ज्यादा नहीं आनी। 60 से 50 की तरफ जाएंगे, जब वैल्यू कम हो रही है तो एवरेज कम होगी या ज्यादा होगी, एवरेज ऑब्वियसली कम होगी। 81 कैसे हो सकती है। जिन लोगों का 79 आंसर आया, प्लीज रेज योर हैंड्स। राइट आंसर जो है वो आपका 79 है। 79 आपका राइट आंसर है, बाकी सारे आंसर गलत है। अब ये कैसे आएगा, ये आएगा करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू m प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय n। m की वैल्यू क्या है 80, प्लस एक्चुअल वैल्यू हमने पुट क्या करनी थी 50, हमने गलती से 60 पुट कर दिया, और टोटल आइटम कितने हैं 10 है। 80 प्लस ऊपर -10 रह जाएगा, नीचे +10 होगा, ये कट जाएगा। हमने देखा कि माइनस को प्लस के साथ डिवाइड करें तो माइनस ही रहता है, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा, तो ये 80 - 1 बच जाएगा बाकी, तो आपका 79 आंसर आ जाएगा। इस फार्मूला को याद रख ले, आपका सवाल जो है वो क्विकली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल और जो है वो अटेम्प्ट कर लें, फिर उसके बाद। बेटा या तो जहाज हैं आप लोग, या जो है वो मेरा दिमाग खराब है। मैं कोई 32 दफा सामने फार्मूला टाइप कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, और अब फिर दोबारा से मैं उसको लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा अब आप इसको खुद ही लिखेंगे। लिखे हुए आइटम जो है वो आपके टोटल आइटम्स है 20, इनकी एवरेज आपके पास आई है 47। अब क्या होता है कि
उसने देखा कि एवरेज जो है वो क्या आनी चाहिए, एवरेज जो है वो 47 से ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन ये तो 47 से कम आ गई है। तो उसे पता चला कि उसने एक जगह पर 26 लिखना था, लेकिन गलती, सॉरी 62 लिखना था, गलती से क्या लिख दिया, गलती से 26 लिख दिया। अब वो इसको रेक्टिफाई करना चाहता, तो कैसे रेक्टिफाई करेगा, नई एवरेज, करेक्ट एवरेज क्या आएगी वो जरा आप बता दें। फोर्टी 48.8 आपकी जो रेक्टिफाई करने के बाद, रेक्टिफिकेशन के बाद जो नई एवरेज आई है वो है 48.8। किन लोगों का 48.8 आंसर आ रहा है? तो फार्मूला मैं आखिरी दफा टाइप लिख रहा हूं यहां पर, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू एम प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एन। 11.2 बेटा, 11.2 निकालने के लिए आपके अंदर एक खास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, वरना मेरे ख्याल में 11.2 की लॉजिक नहीं बनती इसके आंसर की। तो जिन लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं ये समझ आ गए, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में और ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। कोशिश करेंगे लाइव क्लास में आए, तो लाइव क्लास में जो है वो ज्यादा सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, टाइम कम है हमारे पास, तो कुछ सवाल जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो ग्रुप में भी आपने जो है वो पार्टिसिपेट करना है ग्रुप एक्टिविटी के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो और भी एक चीजें जल्दी से हमारे टॉपिक्स और भी कवर हो जाएंगे। चलिए बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। कल क्लास आपकी बल्कि कल जुमा है, तो जुमे वाली क्लास जो है वो जुमे के बाद होगी आपकी।